Now let's dive into our next and a very exciting segment, a workshop on acupressure. Join me to welcome Dr. Santosh Pandey. Please welcome Dr. Santosh Pandey, a pioneering acupuncture specialist with over 22 years of experience. He has healed over 1 lakh people through his innovative approach, blending ancient wisdom with modern techniques. He is also called as the magician and the needleman by his clients, and he has a motto that a healthier individual leads to a healthier society. He is also the founder of Rejua Energy Center. We welcome you, sir. Can we have a round of applause for Dr. Santosh? मेरा नाम संतोष कुमार पांडे है. आई एम नेचुरोपैथ एंड एक्यूपंक्चरिस्ट एंड मैं धन्यवाद करना चाहूँगा रूबी मैम को इस इंटीग्रेटिव अप्रोच के लिए, जिन्होंने इस बड़ी महाबीमारी जिसको बोलते हैं महामारी बोलते हैं, बट इसको जीतने के लिए इसको किस तरह से ठीक किया जाए, किस तरह से लोगों तक अपनी बात को सही ढंग से पहुंचाया जाए, जिससे जो डर है, इस बीमारी का जो डर है वो निकल जाए. बहुत ज़ोरदार तालियां एक बार मैम के लिए और संजीवनी के लिए, क्योंकि कहावत है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत. अभी डॉक्टर साहब लोग का पैनल था, सर शेखर सर, निशा मैम बहुत अच्छी बातें बता रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ एक पॉजिटिव अप्रोच भी रखना चाहिए, इसके ऊपर पूरा ध्यान था. इसका मतलब दवाइयाँ ज़रूरी है और दवाइयों के साथ साथ आपके जो अप्रोच है, जो आपके मन की शक्ति है, उसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए वो बहुत ही ज़रूरी है. जो हमारी पद्धति है, जिसको हम नेचुरोपैथी, योग और एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर का जो विषय है हमारा, वो बहुत सिंपल है और हर घर घर में है. और सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मैं डॉक्टरी पढ़ रहा था, बीएमएस में एडमिशन हुआ, बट किसी कारण से मेरी माताजी की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी और मेरी पढ़ाई में उस समय के लिए किसी रीज़न से पूरा नहीं कर पाया. मैं अकेला माँ बाप का बेटा हूँ, 2 बहनें हैं बाद में, और बहुत ही उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही तराई इलाके से आता हूँ. मैंने देखा कि जो भी उनकी इलाज करने के लिए हम लोग कोशिश करते थे, उनको थोड़ा दूर शहर में जाना पड़ता था. लखनऊ गए, बनारस गए या कभी गोरखपुर गए, तो उनकी जो बीमारियां थी, अगर आप जानते होंगे, सिंपल अस्थमा, एलर्जी, उसके साथ साथ आज मुझे समझ में आया कि जब भी आईबीएस भी कोई बीमारी होती है, उस ज़माने में तो हमको पता नहीं था, मैं बात कर रहा हूँ 34-35 साल पहले की. उसके साथ उनको रिमेटिज्म का भी एक प्रॉब्लम हो गया, जो कहीं भी इस बड़ी बीमारी से छोटी एक भी बीमारी नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक. क्योंकि जब पेट में मरोड़ होता है, दर्द होना स्टार्ट हो जाता है आईबीएस का, किसी को समझ में नहीं आता क्या हो गया. तो उस ज़माने में लोग झाड़ फूक, गुरुजी, पंडित जी, व्हाटएवर सब चीज़ें करते थे. लेकिन मैं बहुत छोटा था तो मुझे समझ में ही नहीं आता था कि मैं क्या करूं. 10-12 साल की उम्र, 13 साल की उम्र हो गई. उसके बाद मुझे एक बहुत बढ़िया से एक पुस्तक मिली जिसका नाम था हेल्थ इन योर हैंड बाय डॉक्टर देवेंद्र बोरा सर. भगवान उनकी मतलब आत्मा को शांति देवे और उनको पूरी तरह से सब वो सुख प्रदान करें, जिसकी वजह से एक्यूप्रेशर का मुझे ज्ञान होना शुरू हुआ और मैंने उसमें पढ़ाई करी. और आपको मुझे ऐसा कहते हुए बहुत अच्छा हो रहा है कि मेरी माता जी की लगभग 60-70% दवाइयाँ विद इन अ ईयर सब बंद हो गई होंगी. कुछ नहीं करता था तभी, तो गांव में ऐसा कोई प्रोब नहीं होता था, कोई चीज़ नहीं होती थी, तो लकड़ी के प्रोब बना बना के उनका ट्रीटमेंट करता था. आप बिलीव करें, उनका आईबीएस पूरा ठीक हुआ. उसके बाद जो उनको डिफॉर्मिटी स्टार्ट हुई थी ऑफ दिस आरए की, उसमें भी काफ़ी रिलीफ मिला. और उनको जो अस्थमा और एलर्जी का जो प्रॉब्लम होता था, मुझे लगता है 80-90% तभी ठीक हो गया होगा. लेकिन जैसे मैंने बताया, मैं बीएमएस नहीं कर सका, कुछ ही रीजन से पर्सनल लाइफ में कुछ तकलीफ़ें थी. तो उसको ही, इस साइंस को जब मुझे समझ में आने लगा, तो मैं धीरे धीरे करके इसको इसी के ऊपर अध्ययन शुरू किया. मैं दिल्ली गया, दिल्ली में भी बहुत संतुष्टि नहीं मिली, फिर बॉम्बे आया और आज आपके आशीर्वाद से मेरा रेजुआ एनर्जी सेंटर करके बहुत बड़े बड़े सेंटर्स हैं
मैं ऐसा कहते हुए खुशी होता है कि हर तरह के पेशेंट्स हमारे यहाँ पे हैं। ऑफ कोर्स मॉडर्न अप्रोच के साथ काम करता हूँ, क्योंकि मेरे पास कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स हैं, कुछ कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी हैं, तो उनसे राय लेना जरूरी है, क्योंकि मैं हर चीज़ का विद्वान तो नहीं हो सकता। लेकिन जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसमें अगर सही ढंग से बहुत एग्जेजरेट ना करते हुए अगर सही बात कही जाए तो शरीर ही आपकी पंच तत्व की बनी हुई है। जो आपका शरीर पंच तत्व का बना हुआ है, कहीं ना कहीं कभी अगर हो सके जितना हम चाहते हैं कि हमारा शरीर ज़्यादा केमिकलाइज ना करना पड़े, बहुत सारी दवाई ना खानी पड़े, क्योंकि हर चीज़ का कहीं ना कहीं अगर फ़ायदा है तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी है, तो उसको बचाने के लिए हमारी कोशिश रहती है। बाकी मॉडर्न अप्रोच रखना हर हमेशा ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है ऑन द इंटीग्रेटिव अप्रोच टू हील सीए या क्योर सीए या हेल्प सीए। सो एक्यूपंक्चर और नेचुरोपैथी का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही बैलेंस्ड वे में बात करता है कि कोई भी अगर बीमारी होती हो तो एक तो लोकल होती है या तो आपके सिस्टम को डिस्टर्ब करती हुई बीमारी होती है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टमिक डिसऑर्डर। सो सिस्टम में कैंसर, अस्थमा, एलर्जीज, लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, उसके साथ पेन, एक्स एंड पैरालिसिस। सो एक्यूपंक्चर इज वन ऑफ द बेस्ट थेरेपी टू मैनेज द पेन। यस, इन द जैसे डॉक्टर साहब मैडम से बात हो रही थी, तो जो पैलेटिव केयर है उसमें बहुत ही अच्छे हमारे रिजल्ट्स होते हैं। लास्ट स्टेज के कैंसर के बहुत सारे पेशेंट्स हम लोग कर रहे हैं। ये बोलना कठिन है कि ठीक करते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन उनके जीवन में शांतता लाना और उनको उस तरह के दर्द और वेदना से निकाल पाना एक्यूपंक्चर बहुत हेल्प करता है। उसके साथ जैसे फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज की जो बात होती है, उसके लिए हम पूरी तरह से इंटीग्रेटिव अप्रोच में, जैसे रूबी मैंने बताया, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, साउंड हीलिंग along with acupuncture, and we do one therapy that called hydrogen therapy। आप लोगों ने अगर अभी सुनना शुरू किया है, 2018 में मैंने हाइड्रोजन थेरेपी लॉन्च किया विद द हेल्प ऑफ जापान। आजकल आप सुनते हैं कैंगन वाटर, काफ़ी लोगों को कैंगन वाटर के बारे में मुझे लगता है पता है, राइट? सो कैंगन वाटर का काम क्या है? 0.5 ppm हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, जो आपकी बॉडी को एल्कलिन बना सकता है। पूरी तरह से एल्कलिनिटी आती है कि नहीं आती है, आई एम स्टिल कंफ्यूज अबाउट दैट, बट वी हैव लॉन्च्ड वन थेरेपी दैट कॉल HHO, हाइड्रोजन थेरेपी, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यू इनहेल हाइड्रोजन 67% and 33% of the oxygen, which supports your system to get revitalized and body की alkalinity को maintain करता है, because we talk about pH balancing, right? So pH में क्या होता है? बैलेंस करने के लिए we are talking about potential of the hydrogen. So same hydrogen we inhale through one generator. Water is getting broken in 3 parts, that is 67% hydrogen, 33% oxygen, और वो आपके सिस्टम से, चूँकि हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ दिस यूनिवर्स, सबसे छोटा परमाणु है, तो आपके जितने सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं उसमें जाता है, दैट कैन पेनिट्रेट ऑल द सेल मेम्ब्रेन्स, और वहाँ की जो टॉक्सिसिटी है उसको कम करने का काम करता है। सो स्टिल इट्स लॉन्ग वे टू टॉक कि बहुत कितना फ़ायदा होगा, बट ऑल इन्फ्लेमेटरी डिसीजेज वी आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स। पेन मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम करता है और टॉक्सिन को डेफिनेटली कम कर पाता है। एंड दैट इज ऑलवेज something which is going to take a big role into any type of disorder, same with the cancer, because उसमें हमको शरीर को अपने जहाँ तक है एल्कलाइन बनाए रखना है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे भी एसिडोसिस है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेसेस है, फ्री रेडिकल्स है, वो सेल्स को और एक्यूमुलेट करते हैं और बीमारियाँ बढ़ाने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि सेल जितने बढ़ते जाएंगे और उसके इर्द गिर्द जितना ढेर सारा टॉक्सिक एलिमेंट कलेक्ट होता जाएगा, चाहे वो ट्यूमर है, चाहे वो घाव है, वो जल्दी हील नहीं होता है और न्यू सेल्स जो या हेल्दी सेल्स है उनको भी कमज़ोर करते हुए शरीर बीमारी को बढ़ाते जाता है। इज इट? यस। सो किस तरह से विथ इंटीग्रेटिव अप्रोच जो हमारे अदर साइंस है उसको किस तरह से इस बीमारी को सपोर्ट कर सकते हैं, हमारा मेन काम यहीं से शुरू होता है, with naturopathy, with meditation, with all the alternative healings which we do normally practice. So
अब जो सबसे बड़ी बात आती है कि मन को किस तरह से स्ट्रांग बनाएं। मन को स्ट्रांग बनाने के लिए जैसे हमारे डॉक्टर साहब लोगों ने बहुत अच्छा बताया कि जितना हो सकता है अगर आप अपने आप को पॉजिटिव अप्रोच के साथ किसी भी चीज़ को लेते हैं तो आप किसी भी तरह की समस्या को एटलीस्ट ढंग से डील कर सकते हैं। तो डीलिंग विद दिस प्रॉब्लम इज़ वेरी डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि अगर एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिलता, अगर नॉलेज सही से नहीं दिया जा सकता, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि पहले मेरे पास बहुत टाइम होता था, तो जब मेरे पास पेशेंट आता था तो खुश रहता था, अभी टाइम नहीं दे पाता हूँ तो वो ऐसा उसको कंप्लेन होता है कि डॉक्टर साहब ने मेरी सुनी नहीं, जबकि काम दवाई करती है, लेकिन डॉक्टर साहब का मिलना जरूरी है क्योंकि उसको इनकरेजमेंट होता है। बाय द वे मैम, आपको मैंने डॉक्टर आडवाणी सर के साथ देखा है। आई विजिटेड हिम विद अ पेशेंट ऑफ माइन फ्रेंड, तो मैंने वहाँ पे आपको देखा था। डॉक्टर आडवाणी, हाँ, आडवाणी सर बहुत अच्छे से सुनते हैं, भले वो 5 मिनट टाइम देते हो, उनके चेहरे पर एक दिव्यता है। खुद बीमार होते हुए जिस तरह से उनका शारीरिक बनावट है, जिस तरह से उनकी समस्या है, उसमें भी अगर वो इतना पॉजिटिव अप्रोच रख पाते हैं तो भगवान ने उनको वो शक्ति दी है। सेकेंड अप्रोच, अगर सेकेंड ओपिनियन के लिए लोग जाते हैं तो ऐसे ही नहीं जाते हैं उनके पास। नाउ वी वेर टॉकिंग अबाउट एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, along with that breathing exercises, योग, which I am going to share with all of you friends. उसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो हमें अपने शरीर की वाइटलिटी को बढ़ानी है। क्यों? क्योंकि जब हम कीमो के थ्रू गुजरते हैं, रेडिएशंस के थ्रू गुजरते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। सबको पता है ये बात ना? वीकनेस को किस तरह से आप जीतेंगे, किस तरह से अपने आप को स्ट्रेंथ दे पाएंगे, किस तरह से अपनी एनर्जी को बढ़ाएंगे, उसके लिए क्या क्या करना है, डॉक्टर्स आपको हर चीज़ गाइड करके भेजता है। डेफिनेटली आपको बताता है क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्योंकि उस ट्रीटमेंट के दरमियान बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरों के बात करने से नहीं समझता है। जब तक आपके उस डॉक्टर ने पर्टिकुलर जिसको आप देख रहे हो, क्या आपको खाना है, क्या नहीं खाना है, और किस तरह के मतलब कितना लीटर पानी भी पीना है, यहाँ तक भी आपको ढंग से गाइड किया जाता है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि डॉक्टर से पूरी तरह से हर चीज़ आप पूछ ले में, हर चीज़ समझ ले में, उसके बाद जो उनका कहना है, जिस तरह से वो आपको गाइड करते हैं, वो करना जरूरी है। उसके बाद फिर आपकी जिम्मेदारी आपके ऊपर खुद शुरू होती है कि जो इंटीग्रल अप्रोच ऑफ द थेरेपीज है उसमें आपको क्या करना है। मैंने खाने पीने का जो बोला इसके नाते कि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ ट्रीटमेंट के बाद अवॉइड करना पड़ता है, कुछ चीज़ें शायद आपको अलाउड नहीं होता है। बहुत सारा पानी भी कभी कभी अलाउड नहीं करते। क्यों? क्योंकि किडनी के ऊपर प्रेशर ना आवे, उसके साथ साथ आपके किसी ऑर्गन्स को कुछ तकलीफ ना होती हो, कभी रॉ फूड रोका जाता है। तो इस तरह से आपको एक बार अपने डॉक्टर को पूछना बहुत ज़रूरी है। जब आप एक बार आपकी बीमारी कंट्रोल में आ जाती है, जब आपको लगता है कि मैं अभी ठीक महसूस करता हूँ, तब आप धीरे धीरे नई चीज़ों को अपने सिस्टम में लाना शुरू करें। जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि कभी डॉक्टर साहब ने बताया कि फर्स्ट स्टेज वाला कैंसर कहीं किसी अल्टरनेटिव वाले के पास गया और फोर्थ। सो आई एम वेरी सॉरी टू हेयर अबाउट दिस। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा कोऑर्डिनेशन सही नहीं है। तो जिम्मेदारी दोनों की होती है, डॉक्टर भी जिम्मेदार है, नॉट दैट आई एम टॉकिंग जिसने उनको गाइड किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अप्रोच सही नहीं रखा। तो इसमें कभी अपना ईगो ना हर्ट होते हुए सीखना बहुत ज़रूरी है। यही काम हमारा नेचुरोपैथ का काम है। प्रैक्टिस सही ढंग से चलना चाहिए, नो डाउट। बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े दावे भी करते हैं, भगवान उनकी एनर्जी को बढ़ा के रखे, उनसे कोई गलती ना हुए, क्योंकि हमें किसके लिए कुछ बुरा नहीं बोलना है, ना कुछ सोचना है। लेकिन डेफिनेटली गलती अगर आपकी है, आपकी वजह से किसी के जान पे बात आ पड़ती है, तो आप जिम्मेदार हैं। इसके लिए इंसान नहीं अगर बोलता है तो भगवान जरूर देख रहा है। और ये जो प्राकृतिक चिकित्सा है वो सेल्फ ईगो के ऊपर नहीं काम करता है, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए नहीं काम करता है। इट्स गिविंग टू अदर्स, हेल्पिंग अदर्स, उसके लिए काम करता है, क्योंकि प्रकृति कभी कोई चीज़ रोक के नहीं रखती है। अब हमारा जो सिस्टम है ट्रीटमेंट का, जैसे हमने बताया कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो ये बीमारी सबसे पहले आप उसी दिन जीतने लग जाते हो
जब आपका मन स्ट्रांग हो जाता है। डेफिनेटली इसके लिए फैमिली का जो सराउंडिंग है रिस्पॉन्सिबल है, आपके इष्ट मित्र रिस्पॉन्सिबल है, आपका एक अच्छा ग्रुप होना चाहिए जो हर हमेशा आपको काम करता है, आपके साथ जुड़ के काम करता है। उसके साथ संजीवनी जैसे जो सेटअप्स हैं इस भारतवर्ष में या पूरी दुनिया में जहाँ भी होते हों, बियॉन्ड द कैंसर, ऐसे लोगों का सहयोग बहुत आपके लिए काम करता है। सो आपको जरूर कहीं ना कहीं अपने इष्ट मित्र में कभी भी किसी को भी ऐसी तकलीफ हो तो आपको एक बार उनको यहाँ के लिए आपको पूरी तरह से रिप्रेजेंट करना चाहिए, रेफर करना चाहिए, जिससे उनको इस बीमारी से लड़ने में बहुत ज़्यादा सहायता मिल सके और समझ मिल सके। अब जो हम लोग सोचते हैं किस तरह से जो पेशेंट सफ़र कर रहा है उसके लिए क्या करना चाहिए, क्यों? क्योंकि पेशेंट को रात को नींद नहीं आती। अगर केमोथेरेपी हो गया है तो किसी किसी को पैरों में तकलीफ होता है ड्यू टू केमोजेनिक न्यूरोपैथी हो गया, पैरों में जलन हो गया। कई सारे लोगों के कंप्लेन से वो पेशेंट आते हैं। अब उस चीज़ को किस तरह से बहुत स्लो, स्टेडी एंड सिस्टमिक ढंग से हम लोग जीत सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल सेट करूंगा, आपको दिखाऊंगा। ये सबके घर में पाया जाता है। दिख रहा है क्या है? दिस इज वेरी सिंपल टूथपिक, वेरी सिंपल बट वेरी इफेक्टिव। मैं अभी अब हम सभी लोगों को तो नहीं मिला जा सकता, सेंटर्स भी 2-4-10 ही हो पाते हैं, लेकिन पूरी दुनिया से लोगों के क्वेश्चन आते रहते हैं कि इस पेन को किस तरह से ठीक किया जाए। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत ढेर सारे कैंप्स रखते हैं पूरे देश में, पूरी सेना पूरे बॉर्डर्स पे जाते हैं और पेन मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे टेक्निक सिखा के आते हैं और सीखते भी हैं, तभी इस तरह से सिखा पाता हूँ। ये एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर नगाटा, न्यूरोसर्जन डॉक्टर हैं फ्रॉम जापान। ही इज़ नाउ 89 ईयर्स। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ईजाद करी। उसके साथ साथ ये एक सिंपल टेक्निक, उसके लिए एक पेन होता है स्पेशलाइज जो वहाँ से मिलता है, लेकिन ये सबके घर पे ज़रूरत नहीं है। तो ये एक छोटा सा जो आपको टूथपिक दिख रहा है, ये आपके पेन को कभी कभी जादू से भी ज़्यादा उड़न-छू कर सकता है। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, आपको पता है आपका एक क्राउन चक्र है, मोस्टली लोगों को पता है, ये हेड के ऊपर जो सबसे एक क्राउन चक्र है जिसको हम सहस्त्रार चक्र बोलते हैं। यहाँ पे हजारों पॉइंट का जंक्शन है पूरे शरीर का, पूरे बॉडी के सिस्टम का, पूरे न्यूरो के सिस्टम का, ऐसे आप बोल सकते हैं। अगर ये पॉइंट आप खाली इस तरह से टक, मतलब आपको यहाँ पे एक फील होना चाहिए कि कुछ लगा, एक आउच की फीलिंग आए तो दैट इज द बेस्ट, बट चुभना नहीं चाहिए, अंदर खून नहीं निकलना चाहिए। इसको इस तरह से करके एक सिंपल सा जीरो बनाएं। क्या करें? एक बार, और अगर नींद नहीं आती है उसके बाद भी तो 2 बार। आप प्लीज़ ट्राई करें, जिसको भी इस तरह का तकलीफ हो, जिसको नींद नहीं आ रही हो, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक। इसको आप करके देखें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि विद इन 3 to 5 days यू आर गोइंग टू सी द बेस्ट रिजल्ट फॉर द स्लीप। इंसोम्निया के लिए मुझे लगता है सबसे बड़ा टॉनिक हो सकता है। उसके बाद हाँ, एक इसके लिए ड्रॉबैक है, जिसका आफ्टर द कैंसर बहुत, जिसको मसल लॉस हो जाता है, उसके लिए ये रिस्ट्रिक्टेड है ऑन द मसल एरिया, बट ऑन द हेड यू कैन डू, ऑन द फीट यू कैन डू, बिकॉज जहाँ पे भी आपको बर्निंग सेंसेशन हो रहा हो, जो न्यूरोपैथिक पेन हो रहा हो, झंझनाहट हो रहा हो, उसके लिए बहुत अच्छा है। सो क्या करना चाहिए कि सिंपल हल्का सा ऑयल से मसाज करना है। कोई भी ऑयल जो आपके घर में होता हो, हल्का ऑयल का मसाज करेंगे। एक गरम टॉवल से उसको हल्का सा उसको साफ कर लेंगे। उसके बाद ये एक ही बार, मतलब समझिए अगर मैं यहाँ से तकलीफ होती है पैर में, तो समझिए एक पार्ट ये लिया, एक पार्ट ये लिया, एक पार्ट 3 इधर और 3 बार इधर। एक जगह पे 2 बार नहीं करना है, एक जगह पे कहीं भी 2 बार नहीं करना है। इसको सीधा, क्योंकि वो इस तरह से लंबाई में तकलीफ होती है, पैरों में बर्निंग होती है, उसके लिए बेस्ट टेक्निक है। उसके बाद कहीं अगर आपको लोकलाइज पेन होता हो, कहीं भी, जैसे कहीं भी आपको दर्द हो रहा हो, वहाँ क्या करना है, उसी तरह से एक हल्का सा मसाज कर सकते हैं। कोई भी पेन ऑयल लीजिए, नॉर्मल ऑयल लीजिए, कोई बात नहीं होती। उसके बाद वहाँ पे इस तरह से मसाज करने के बाद, थोड़ा गर्म करने के बाद, उसके बाद यहाँ पे ऐसे जीरो बना दीजिए।
अगर बहुत दर्द है, एक बार में नहीं ठीक होता है तो 5 से 7 मिनट के बाद दूसरी बार और तीसरी बार, 3 से ज़्यादा बार आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है बहुत सारे केसेस में कि 50 to 70% पेन विद इन 3 टाइम्स विल गो, चाहे वो कितना भी पेन क्यों ना हो रहा हो। सारे डर्मोटर्म्स के ऊपर डिपेंड करते हैं डॉक, तो उस हिसाब से इसके रिजल्ट हैं। अब हम बोलते हैं कि ब्रीदिंग क्यों जरूरी है, प्राण क्यों जरूरी है। अगर कोई पूछे प्राण क्यों जरूरी है, तो प्राण जीने के लिए जरूरी है, जरूरी है, सबको पता है, वेरी गुड। सो अब किसी को समझो कहीं एक पर्टिकुलर कैंसर हो गया, तो मतलब वहां पे कोई एक ऐसी एनर्जी है जो ब्लॉक हो गई। ये एक्सेस की बीमारी है, लो की बीमारी नहीं है। मतलब ये ज़्यादा होने से, एक जैसे हम लोग खाना बना रहे थे और आँच कहीं एक साइड पे ज़्यादा हो गया तो क्या होता है, अनाज वहाँ का जलने लग जाता है। सो अब मैं उसको मेडिकल साइंस के बजाय, क्योंकि हम पंचतत्वों की बात करते हैं, सो कहीं ना कहीं जब कुछ एक्सेस हो जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे सड़न होगा, वहाँ पे जलन होगा, वहाँ पे जलन के होने के बाद का एक्यूमुलेशन होगा, उसके बाद धीरे धीरे वहाँ की चीज़ें बिगड़ने लग जाती हैं। सो हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि अगर ये बीमारी रियली एक्सेस की है, मतलब ज़्यादा होने की है, तो हमको वहाँ से रिलीज करना है। डॉक्टर क्या करेगा, कट करेगा, इजंट इट, सर्जरी करते हैं ना। तो हम जब सर्जरी करते हैं इसका मतलब वो ज़्यादा था तो डॉक्टर ने वहाँ उसको निकाल दिया। अब हमारे शरीर का पार्ट है, वो बीमार हो गया किसी रीजन से, तो अब एक डॉक्टर ने उसको जो करना था उसको फिर से रिपीट ना हो जाए, तो क्या करना है, वहाँ की पर्टिकुलर एनर्जी को हमेशा सिस्टमिक फ्लो में रखना है। उसका जो बहाव है एनर्जी का हमेशा उसको रेगुलराइज करके रखना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने प्राणायाम किया, सबको प्राणायाम पता है, योग पता है, मेडिटेशन पता है, बट ये एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। आपको ब्रीदिंग के थ्रू किस तरह से आप उसको रिलीज कर सकते हैं। क्या होता है, जब भी आपको दम लगाना होता है तो आप क्या करते हैं, सांस भरते हैं। जोर लगाना है तो क्या करेंगे, सब लोग सांस भरते हैं। सुनाई दे रहा है पीछे तक? सब जब जोर लगाना है और कोई चीज ब्लॉक है तो आपको क्या करना है, पहले जोर से सांस भरना है। क्या किया हमने, जोर से सांस भरा। और ये जो ब्रीदिंग आउट करते हो आप, जो आप श्वास छोड़ते हो, तो जो आप श्वास छोड़ते हो, अब क्या करना है, जो पर्टिकुलर एरिया आपकी एक्सेस एनर्जी है, जिसको सर्जरी की आवश्यकता थी, सर्जरी करी गई, या शायद अभी बोला गया कि अभी सर्जरी नहीं करना, हो सकता है दवाई से ठीक होना है, तो आपको क्या करना है, मन से आपका जो ब्रीदिंग, आप जो नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ते हो, इस तरह से जब आपने श्वास भरा, तो समझो किसी को ब्रेस्ट का कैंसर हुआ, तो क्या हो गया कि वो यहाँ के एक्सेस एनर्जी को आपको क्या करना है, रिलीज करना है। तो कैसे करना है, श्वास भरा, श्वास छोड़ा। अब आपका जो फोकस होना चाहिए आपके उस पर्टिकुलर पार्ट पे होना चाहिए, वो शरीर के किसी भी भाग की वो बीमारी क्यों ना हो। आपको क्या देखना है कि मैं इसको ये जो एक्सेस है उसको मैं रिलीज करूंगा इस टेक्निक से, कि धीरे धीरे करके मेरा जो पूरा ध्यान है, मुझे लगेगा कि जिस तरह से सफाई करी जाती है, जिस तरह से क्लीनिंग करी जाती है, मैं यहाँ से सिस्टम को क्लीन कर रहा हूँ। तो जो एक्सेसिव एनर्जी जो चीज़ों को कभी ब्लॉक कर देती हैं, उसको क्या करना है आपको, थ्रू योर ब्रीदिंग पैटर्न, थ्रू योर ब्रीदिंग टेक्निक पैटर्न, उसको आपको यहाँ से रिलीज करना है। आप बिलीव करें कि 10 से 15-20 बार जब आप ऐसा करेंगे तो आपको काफ़ी लाइट फील होगा, आपको एक अच्छी फीलिंग आती है। जब ये शुरुआत करेंगे तो थोड़ा देर के लिए लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि बिना समझे बिना किए आप जब ट्राई करोगे तो कोई चीज़ आपको इस तरह से चैलेंज भी करती है। लेकिन एक बार जब अगर हम बोलते हैं कि मन की शक्ति सबसे ज़्यादा बड़ी शक्ति है, और मन और प्राण को जब आप उस तरह से जोड़ पाओगे तो आपके उसके रिजल्ट खुद दिखने लग जाएंगे। क्योंकि पहले के तंत्र में, आज मान लिया हम लोग आज दवाइयों के बारे में जानते हैं, आज चीज़ों के बारे में जानते हैं, कभी एक ज़माना ऐसा भी था 200-400 साल पहले जब हमको कुछ भी पता नहीं था,
isn't it? So उस चीज़ को वापस लाने के लिए with all the approaches whatever we have learned, अब इसमें कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं है, आपको कोई मेडिसिन नहीं खानी है, आपको कोई मतलब और चीज़ नहीं करना है, आपके डॉक्टर को भी अच्छा लगेगा कि कुछ आप नया करते हो, ठीक है। तो क्या करना होता है, अगर किसी को एब्डोमेन का है, किसी को लीवर का है, किसी को प्रोस्टेट का है, ये तरह तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन सिस्टम एक है, क्या क्या हमने श्वास भरा और श्वास छोड़ा। श्वास छोड़ते हुए समय हमारा जो फोकस होगा वो नॉस्ट्रिल से ही सांस जाएगा, लेकिन हमको ध्यान देना है कि जो मैं ब्रीदिंग आउट कर रहा हूँ वो पर्टिकुलर जो हमारा बीमार पार्ट है, जो हमारा वीक पार्ट है, जहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सेसिव एनर्जी की वजह से ब्लॉकेजेस हो गए हैं। कैसे करते हैं, कभी कुछ चीज़ें पाइप ब्लॉक हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हम धीरे से श्वास खींचते हैं फिर फूंकते हैं। तो ये आधा से ज़्यादा जो प्रॉब्लम है हमारे जीवन में वो क्या है, ब्लॉकेज है। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, एग्री करते हैं? अगर ये ब्लॉकेज नहीं होता तो चीज़ वहाँ पे जाके ब्लॉक क्यों होती? अगर ब्लॉकेज को आपको निकालना है तो एक तरीका जो आप कर रहे हो तो सब सही है, लेकिन ये भी कहीं गलत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जब आप ब्रीदिंग इन करते हैं और जब आप ब्रीद आउट करते हैं तो सारी ट्रैप्ड एयर जो आपके एनर्जी को ब्लॉक करती है, ट्रैप्ड एयर निकल जाता है। उसके साथ साथ जो कुछ भी चीज़ें ब्लॉक होती होंगी उनको भी उसी के साथ साथ जाने का एक रास्ता मिलता है, एक पॉजिटिव आउटलेट मिलता है। सो जो आउटलेट है उस जिस दिन हमको समझ में आ जाता है, हमारा आधा काम आसान हो जाता है। तो पेन मैनेजमेंट के लिए मैंने एक बहुत सिंपल सी टेक्निक बताई, उसके साथ साथ अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह से ब्रीदिंग के थ्रू आपका फोकसिंग पावर बढ़ता है। और जैसे कि हमने बताया कि मन के हारे मन जीत और मन के हारे हार और मन के जीते जीत है। सो माइंड अगर सबसे बड़ा पावर प्ले कर सकता है तो उससे हमको इससे सपोर्ट मिलता है। अब हमको ये बात बखूबी पता है कि छोटा बच्चा जब ही गिरता है नीचे तो उसकी माँ आती है, दूसरों को गोद में नहीं जाएगा, लेकिन अपनी माँ के गोद में सबसे पहले जाता है, राइट। माँ ने कुछ किया, इधर किया, कुछ उधर मसाज किया या हल्का फुल्का, तो बच्चा 5 से 7-10 मिनट में चुप हो जाता है। इसी तरह से जो एक्यूप्रेशर का जो आविष्कार हुआ होगा, खुद ही माँ खुद ही बाप, क्यों? क्योंकि हमारा शरीर अर्धनारीश्वर का रूप धारण करता है। हम भगवान शिव की आराधना करते हैं और इसमें बताया गया है, तो हम खुद ही इसमें प्रकृति भी है और इसमें पुरुष भी है। तो जब हमको दर्द हुए और हमको डॉक्टर के पास नहीं जाना है, या हम हर व्यक्ति के रीच से डॉक्टर दूर है, तो किस तरह से वो अपने आप को हील करेगा? तो उसके लिए कुछ अलग सी टेक्निक्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, और विश्वास करता हूं कि आप लोगों को अच्छा भी लगेगा और आप इसको प्रैक्टिस भी करेंगे। अच्छा, इसके पीछे का साइंस क्या है? आपने जब आप खुश होते हैं कोई भी देश में, किसी दुनिया के किसी भी कोने में, तो सबसे पहला जो आपका एक्सप्रेशन है वो क्या होता है? क्या होता है एक्सप्रेशन? ताली बजाना। देखिए, एक आवाज आई है। सो अगर एक्सप्रेशन आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर ताली बजाने का है, तो उसके पीछे भी ईश्वर की कुछ रचना थी, कुछ संरचना थी। अब एक्यूप्रेशर ज़्यादा, मतलब काफ़ी लोगों को पता है कि हमारे इस शरीर में जो हमारा हाथ है और जो हमारे पैर हैं लगभग एक ही जैसे बनावट है। और उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि अगर ये मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ, ये पार्ट, और मैं इसको यहाँ जोड़ दूँ, तो पूरी तरह से एक इंसान खड़ा हो जाता है। कैसे? आप देखिए, ये मेरा नेक देखिए, मेरी दांत देखिए, दांत निकला हुआ है, ये पूरा दांत का एरिया। और नेक अगर ये होता है तो इसमें खाली 2 पार्ट है। आप देखिए, खाली 2 पार्ट है। ये चेस्ट का भाग ऊपर होता है, पेट अगर दुबला पतला हो तो नीचे होता है, राइट। सो ये, और इसके बाद ये आपका पैर हो जाता है, और ये आपका पैर हो जाता है, ये दोनों आपके हाथ हो जाते हैं। इस तरह से आपका एक संरचना बन गया। अगर ये हाथ मेरा यहाँ होता, इसका मतलब प्रकृति आपको बताती है कि सारा कुछ आपके इसी शरीर में है और इसी आपके हाथ में भी है। सेम ऐसे संरचना कान की भी है, पैर की भी है। बॉडी को आप कई जगह पे प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने इसी 2 हाथ 2 पाँव के बीच में। सो अब हम इसमें एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर का जो टेक्निक है, इसमें बहुत बेसिक, बट इसका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा कैसे हो सकता है। तो
तो इसके लिए जो क्लैपिंग करते हैं, तो क्या होता है क्लैपिंग में, इस तरह से आप क्लैप करते हैं। आप जब भी 5 मिनट क्लैप करें कभी भी और उसके साथ ब्रीदिंग करने लग जाएं, तो आपको पता चलेगा कि 5 ही मिनट में आपको स्वेटिंग होने लग जाती है। जिस तरह से आप भागते हैं उसी तरह से आप 5 मिनट अगर क्लैपिंग करते हैं तो आपको ब्रीदिंग होने स्वेटिंग होने लग जाती है। इसका मतलब आपके जो शरीर के सारे 10 मोस्ट वाइटल ऑर्गन्स हैं, वो सारे ऑर्गन्स को ब्लड का फ्लो मिल जाता है, ब्लड की सप्लाई मिल जाती है। पर अभी जो हम जिस डिस्कशन पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब हमें यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम को और अच्छा रखना चाहिए, इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना चाहिए, उसके साथ साथ बॉडी का जो होम्योस्टेसिस लेवल है उसको बैलेंस करके रखना चाहिए। क्योंकि कभी कभी हम लोग जैसे इम्यूनोलॉजी की बात चल रही थी, डॉक्टर ने बताया, उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि चीज़ों को बढ़ाना भी नहीं है, घटाना भी नहीं है, लेकिन उसको बैलेंस करके रखना है। उसको बहुत आगे भी नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर वो किसी और लेवल पे बीमारी जाती है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये 5 से 7 मिनट का अगर आप एक्सरसाइज करने लग जाएं तो आपके पूरे शरीर में, क्योंकि आप बहुत भाग नहीं सकते, आप बहुत दौड़ नहीं सकते, आपको अलाउड नहीं है बाहर जाना, कई बार ऐसा भी होता है, लेकिन घर में बैठे बैठे किस तरह से आप अपने आप को फिट रख पाएं, उसके लिए आपका डाइट जो आपके डाइटरी सपोर्ट के साथ होना चाहिए। जो अच्छे आजकल तो बहुत अच्छे तो अपना डाइट का प्लान बनता है, किसी को अलग डाइट है, किसी को किस तरह का डाइट सूट होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है। लेकिन जो ये एक्सरसाइज है वो सबके लिए सूट होता है मोस्टली। खाली ये ध्यान रखना है कि आपको आफ्टर सम मेडिकेशन या समथिंग जो ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस, पोरेटिक चेंजेस वो ना हो। वो अगर हैं तो आपको संभालना ये है कि मैं स्लो जाऊँगा, धीरे करूँगा, लेकिन अगर आप ठीक हैं तो आप एकदम मस्ती में करिए। इसके करने के जो फायदे हैं वो क्या हैं, जब आप बहुत अच्छा एक्सरसाइज करते हैं, खुश होते हैं, तो शरीर से आपके हैप्पी हार्मोन का सेक्रेशन होता है। सबको पता है बात, हैप्पी हार्मोन आपके एंडोर्फिन, उसके साथ साथ आपको सेरोटोनिन जो आपको अच्छा नींद लाता है, आपको रिलैक्स करता है, आपको एक आनंद की अवस्था में लाता है। सो ये एक्सरसाइज क्या है, जैसे मैंने बताया ये पार्ट मेरा नेक का पार्ट है। अगर मैं 1 मिनट का इसको मसाज करता हूं, आप करके देखें, 1 मिनट का इस तरह से दिन भर में 1 या 2 बार इस तरह से आप इसको खाली मसाज करें, इसको गोल गोल घुमावें, और थोड़ा ताकत और अच्छी है तो थोड़ा ज़्यादा भी करें, तो कभी भी आपको सर्वाइकल नहीं होगा। आपके नेक की स्टिफनेस, फ्रोजन शोल्डर, ऐसी चीज़ों में आपको बहुत आनंद आएगा। उसके बाद आपका ये नेक पूरा शोल्डर पार्ट, फिर आपका ये नी, लेफ्ट राइट दोनों करने से आपके दोनों नीज के ऊपर दोनों के करस्पॉन्डेंस पॉइंट से सारे है, इसको आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है, अच्छा सर्कुलेशन होता है। उसके साथ साथ ये माइक्रो सिस्टम पे काम करता है, माइक्रो एक्यूपंक्चर बोलते हैं, इसमें आपको सुजॉक एक्यूपंक्चर बोलते हैं। इसके बहुत अच्छी फीलिंग भी आती है, उसके साथ अच्छी हीलिंग भी होती है। सो ये अगर आप सिंपल प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें तो आपके जोड़ों का दर्द और जो बॉडी में आपके सर्कुलेशन रिलेटेड वीकनेसेस फीलिंग होती है उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। उसके साथ अब सर्कुलेशन की बात आती है, एनर्जी की बात आती है, इसका मतलब हमको कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। अब क्या है, बॉडी के माइंड और बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है उसको बढ़ाने के लिए क्या करना है, इस तरह से आप करके देखिए। तो जो आगे की जो चीज़ें आने वाली हैं, आज आपको पता है बहुत सारे लोगों को ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स होने लगे हैं जो पहले नहीं हुआ करते थे, जिसको हम अल्जाइमर्स बोलते हैं, डिमेंशिया रिलेटेड चीज़ें हैं। सो सर्कुलेशन ही जहाँ तक है तकलीफ का कारण बन रहा है। तो अगर आप सिस्टमिक सर्कुलेशन देंगे बॉडी को, आपके सिस्टम को, तो इससे आपके बीमारी को फायदा होगा, सर्कुलेशन बढ़ेगा, और कुछ नहीं तो आपका हैप्पी हार्मोन तो रिलीज होगा। आप कुछ करते नहीं हो, एकदम डल बैठे रहोगे तो क्या होने वाला है। तो डल नहीं बैठना है, इसके लिए क्या करना है, आप करके देखो। ये पूरा आपका एरिया जिसको प्रोस्टेट होता हो, एल्डरली एजेस में यूरिन लीकेज होने लगती है, इस तरह की बीमारियां होने लगती हैं, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। इसके बहुत सारे लाभ आपको मिलते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि इसको कोई मना नहीं कर सकता आपको, और मना मैंने जो करना था मैंने यही बताया, खाली यही बताया आपको कि आपको पता होना चाहिए कि आपको आर्थराइटिस तो नहीं है बहुत ज़्यादा, पोरेसिस तो नहीं हो गई है जिससे कहीं कुछ उंगली टूट जाए, कुछ हड्डी पे कोई नुकसान हो, खाली इतना ही आपको ध्यान रखना है। उसके बाद
सिंपल ऐसे सीधे खड़े होंगे, या अगर आप खड़े नहीं हो सकते तो आप बैठे हैं। अब यहाँ पे ऐसे देखिए, चेस्ट का एक्सपेंशन होगा, ये छाती ऊपर आएगी, आप श्वास भरेंगे, और साथ में थोड़ा मुस्कुराएंगे, प्रेशर कम होगा। केवल 7 से 10 मिनट में आपके पूरे शरीर को एक्सरसाइज मिलता है। आपके बहुत मतलब अभी तो ऐसे भी रिसर्च आ रहे हैं कि जो बहुत एक्सरसाइज करते हैं उनकी डेथ अर्ली हो जाती है, अभी जस्ट 3-4 दिन पहले, और अच्छे अच्छे लोगों का नाम लिया गया। सो कहीं ना कहीं बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं, बहुत सारा समझ में नहीं आता कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन जो सबसे अच्छी बात है, आपको खुद को अपने बारे में जानना चाहिए, आपको खुद की सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी चाहिए, आलसी नहीं होना है, उसमें एक कंडीशन ये भी है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको फ़ायदा करती हैं, आपको कहीं नुकसान नहीं करती, और मैंने इन चीज़ों से बहुत सारे लोगों का फ़ायदा देखा है। और सचमुच अगर कहूँ तो इस जीवन का मकसद ही यही है कि जितना हो सके लोगों को ठीक रखा जाए, लोगों को फ़ायदा किया जाए। और बहुत सारी और भी बीमारियां हैं, भगवान सबको सब चीज़ों से ठीक रखे, लेकिन जितना हो सके आपका खुद का अप्रोच टूवर्ड्स द लाइफ बहुत पॉजिटिव होना ज़रूरी है। और ये सब जो एक्सरसाइजेज हैं बहुत बेसिक हैं, इसमें एक्चुअली कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। उसके साथ साथ जिसको नींद आ रही होगी वो भी जग गया होगा अगर किया होगा तो। सो इससे बहुत स्फूर्ति आती है और बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। मैं 2 चीज़ें खाली आप लोगों के लिए गिफ्ट लेके आया हूँ बॉम्बे से, बहुत सारी चीज़ें नहीं ला सकता था। आज मेरा वहाँ पे 2 दिन का कम्युनिटी कैंप है, कम से कम हम लोग 5 से 7 हज़ार लोग देखते हैं 2 दिन में, तो मेरी टीम वहाँ पे काम कर रही है। लेकिन रूबी मैम का मतलब इतना प्यार है कि उसको हर चीज़ के लिए यहाँ पे हमको पहुँचना है, और हर बार जब भी आपका आज्ञा होगा हम यहीं मिलेंगे आपको। थैंक यू।